हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर आप इसके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है संचित व्याख्या करें, मतलब कि संचित व्याख्या करना है। इसमें दो प्रश्न दिए हुए हैं, एक ए नंबर दिया हुआ है और एक बी नंबर दिया हुआ है। और ये आपको बता दें कि ये भारतीय भवन किताब के क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें ए नंबर। तो देखिए इसमें ए नंबर में दिया हुआ है, इसमें संचित व्याख्या में ए नंबर दिया हुआ है, पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी दिखाई पड़ती है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी में अंशतः मतलब कि आधा डूबी हुई तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी दिखाई देती है। क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और समझते चलेंगे। इसका आंसर भी देखेंगे और उसे हम लोग समझते भी चलेंगे। तो लिखे हुए हैं, आपको पेज हम हटा कर दिखाते हैं। थोड़ा पेज को ऊपर करेंगे तो आप लोगों को भी आंसर दिखाई देगा। तो देखिए पेज ऊपर कर लिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसका आंसर कि जब एक छड़ी पानी में तिरछी रखी होती है तो वह ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। जब हम लोग एक छड़ी को पानी में तिरछा रखते हैं तो वह ऊपर की ओर मुड़ी दिखाई पड़ती है, क्योंकि छड़ी के सिरे सी से आती प्रकाश की किरण सतह पर पानी से हवा में जाती है। देखिए हम आपको चित्र बनाए हुए हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए ये सी है, सी से आती प्रकाश की किरण, तो ये पानी हुआ, ये जल हुआ, तो ये क्या हुआ, सघन माध्यम हुआ। यहाँ पर लिख भी देते हैं कि सघन माध्यम है। ये क्या सघन माध्यम है और ऊपर वाला विरल माध्यम है, क्योंकि जो वायु होता है वह पानी की अपेक्षा विरल माध्यम होता है। तो ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम हो गया। तो देखिए ये जब सघन से विरल में जाएगी तो ये क्या होगी, अभिलंब से हल्का दूर हटेगी। और जब अभिलंब से दूर हटेगी तो देखिए अभिलंब से दूर हटने के कारण इसको तो जाना चाहिए था इधर, लेकिन यह चली गई अभिलंब से दूर हटकर इधर। तो इस हम लोग जब यहाँ से देखेंगे तो लगेगा कि यह यहाँ से आ रहा है, जो प्रकाश सी से आ रहा है वह लगेगा कि सी डैश से आती हुई प्रतीत होगी हम लोगों को, क्योंकि वह अभिलंब से दूर हटी है इसलिए। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि यह जो छड़ी है यह मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है इसी कारण, क्योंकि वह अभिलंब से दूर हटती है। जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी, और उसी कारण हम लोगों को जो छड़ी है वो हल्का मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो चलिए अब इसके आगे के प्रश्न जो परिभाषा पढ़ें आगे पढ़ लेते हैं। तो पढ़ें, देखिए अभिलंब से दूर हट जाती है, आँख को यही किरण बिंदु सी डैश से आती हुई प्रतीत होती है। हम आपको बताएं कि वह बिंदु कहाँ से आती हुई प्रतीत होने लगेगी, सी डैश से आती हुई प्रतीत होने लगेगी। अतः सी डैश बिंदु सी का प्रतिबिंब है। जो सी डैश है वह बिंदु सी का प्रतिबिंब है। पानी में छड़ी के डूबे हुए भाग बी सी के किसी भी बिंदु के लिए यही होता है। देखिए ये बोल रहा है बी सी, मतलब कि देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर ये जितना भी पानी में डूबा हुआ हिस्सा है, इसको कहीं पर से भी देखने पर लगता है कि यह मुड़ा हुआ है। यही बोल रहा है परिभाषा। तो देखिए किसी भी बिंदु को लिए यही होता है। अतः हमें छड़ी ए बी सी जैसी दिखाई देती है, अर्थात मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। अर्थात हम लोगों को कैसी दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। यहाँ पर भी चित्र बनाए हैं, अगर आप लोग ये चित्र उतारना चाहते हैं तो आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और आप जो परिभाषा लिखे हैं उसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। और आप लोग याद कर लीजिएगा, ये जब भी क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का आएगा। तो चलिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं, देख लेते हैं। इस पर भी कुछ क्वेश्चन और भी आते हैं जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है। जैसे कि आपको दे देगी, अगर आप पानी में पैर लटका कर बैठे हैं तो आपका पैर मुड़ा हुआ दिखाई क्यों पड़ता है। तो इसी कारण से यही आंसर आपको लिख देना है, सेम टू सेम। यही कारण है कि पानी में पैर लटका कर बैठने पर हमें अपने पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है इसी कारण से। तो आप लोग उसमें छड़ी मत लिख दीजिएगा, उसमें पैर लिखिएगा, हल्का आपको चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पर छड़ी है वहाँ पर पैर आपको लिखना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो बी नंबर है। ए नंबर हम लोग समझ लिए हैं, बी नंबर
चलिए बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई क्यों कम मालूम पड़ती है। देखिए बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उसी का संचित, जो बोला है संचित व्याख्या कीजिए, उसी का यह बी नंबर क्वेश्चन है। तो यह बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम क्यों मालूम पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर भी देखेंगे और समझते भी चलेंगे उस आंसर को कि उसके कहने का मतलब क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, पेज हटाकर आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि पानी से भरी बाल्टी की पेदी पर की एक बिंदु ओ से आती किरणें पानी की सतह पर चूंकि पानी से हवा में आती है। तो देखिए हम उसका भी चित्र बनाए हुए हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए बाल्टी की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए बिंदु ओ से आती प्रकाश की किरण, तो जब यह पानी से मतलब कि सघन से विरल में जाएगी, आप लोग यहाँ पर इसे पानी लिख लीजिएगा, पानी मतलब जल, और ये हो गया वायु, वायु। तो यह हो गया विरल, यह हो गया सघन। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगी। यहाँ पर अगर हम लोग अभिलंब इस तरह से खींचेंगे अभिलंब, तो ये क्या होगी, अभिलंब से हल्का दूर भागेगी। अभिलंब से दूर भागने के कारण इसे तो यहाँ दिखाई देना चाहिए था, लेकिन हम लोग यहाँ से आँख लगा कर देखेंगे तो लगेगा कि पेदी हल्का ये यहाँ पर आ गया है, यह आई डैश पर आ गया है। क्यों, क्योंकि अभिलंब से किरण दूर हट रही है विरल से सघन में जाने के कारण। इसी कारण हम लोगों को ये जो है बाल्टी की पेदी हल्का ऊपर दिखाई देता है, और ऊपर जब दिखाई देगा तो जब यहाँ पर दिखाई देना चाहिए था और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हम लोगों को इसी तरह से लग रहा है कि गहराई कम मालूम पड़ेगा। तो इसका आंसर भी ऐसे ही लिखे हैं, आप लोगों को पढ़कर भी सुना देते हैं। तो देखिए लिखे हुए हवा में आती है इसलिए अभिलंब से दूर हट आँख तक पहुँचती है, दूर हटकर अभिलंब से आँख तक पहुँचती है। यही किरणें बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होने लगती है, आई से आती हुई प्रतीत होने लगती है। अतः बाल्टी उथली प्रतीत होती है। जो बाल्टी है वह उथली प्रतीत होती है। उथली का मतलब कि उठा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है। तो यहाँ पर लिखे हैं कम प्रतीत होती है। इसका भी नामांकित चित्र बनाए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए, और आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे तो आपको याद करने में अच्छा होगा, सहूलियत होगा। तो चलिए इसकी भी कुछ विशेषता है जिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए इसकी विशेषता है, यदि पानी से भरी किसी बर्तन में कोई वस्तु पड़ी हो तो वह थोड़ी ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। तो देखिए पानी से भरी बाल्टी में, ये बर्तन में कोई भी बर्तन हो, किसी भी बर्तन में अगर कोई भी वस्तु रखा हुआ है तो वो हल्का उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे में कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन दे देता है कि पानी से भरी बाल्टी में अगर हम लोग सिक्का को रखते हैं तो वो सिक्का हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण, तो यही कारण होता है, सेम टू सेम यही कारण। तो आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इस परिभाषा में, तो आपको ये आंसर भी लिख सकते हैं इसी से। तो आशा करते हैं कि आपको बी नंबर भी समझ में आया होगा। तो अब चलिए इसका दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जब प्रकाश कांच की आयताकार सिली में तिरछा होकर गुजरता है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। किरण आरेख से इसे समझाइए। बोल रहा है क्वेश्चन कि जब प्रकाश कांच की आयताकार सिली, मतलब कि कांच की आयताकार सिली, आयताकार के मतलब आपको समझ में आता ही होगा, अगर नहीं भी आता है तो हम आपको बता देते हैं कि आयताकार इस तरह से होता है आयत। इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये आमने सामने की वर्ग में सभी भुजा एक समान होता है। तो आयताकार सिली में तिरछा होकर गुजरता है, बोल रहे हैं कि आयताकार सिली में तिरछा होकर गुजरता है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। निर्गत किरण है जो आपतित किरण के समानांतर होती है। किरण आरेख से इसे समझाइए। जो समानांतर होती है उसी को हम लोगों को समझाना है कि क्यों यह समानांतर होती है। तो चलिए अब इसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका भी आंसर नहीं लिखे हैं, आंसर नहीं लिखे हैं, इसका नामांकित चित्र बनाए हैं, क्योंकि बोल रहा है किरण आरेख से समझाइए। किरण आरेख से हम लोगों को इसे समझना है। तो हम आपको इसका परिभाषा भी बता देंगे कि आप लोग कैसे लिखिएगा इसे। तो देखिए जब हम लोग आपतित किरण, ये आपतित किरण है,
यह प्लस में वायु है, वायु का मतलब क्या हुआ, विरल माध्यम हुआ। यह कांच की सिल्ली है, तो जब वायु से विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो ये देखिए यह किरण को जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन यहाँ पर सघन माध्यम होने के कारण यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अभिलंब की ओर जब मुड़ेगा तो देखिए इस किरण को जाना चाहिए था, यह किरण का पथ है, लेकिन यह यहाँ पर सघन माध्यम आने के कारण यह इधर मुड़ गया है। तो इधर मुड़ेगा तो जब यह सघन में आएगा, अब सघन से हम लोग जब सघन से विरल में भेजेंगे, विरल से सघन में, तो यह निर्गत किरण है। यही जो विरल सघन से विरल में निकल रही है वही निर्गत किरण, इसे ही हम लोग आपतित परावर्तित किरण भी बोलते हैं। निर्गत किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण भी बोलते हैं। तो जब सघन से विरल में जाएगा तो यह अभिलंब से दूर हटेगा। जब अभिलंब से दूर हटेगा तो देखिए इसका तो पथ लग रहा है कि यह है, लेकिन यह कहाँ से आ रहा है, ये किरण देखिए यहाँ से आ रही है, लेकिन इसे देखने पर लग रहा है कि इसका पथ ये है। तो देखिए इन दोनों को हम लोगों को देखने पर नहीं लगता है कि यह दोनों समानांतर है। समानांतर का मतलब हुआ कि वह हर जगह दूरी समान होगा, इसका जो दूरी होगा वह हर जगह क्या होगा, समान होगा। तो इसी कारण से यह निर्गत किरण है जो आपतित किरण के समानांतर होती है। आप लोगों को समझ में भी आया होगा। यह अपने परिभाषा में भी लिख सकते हैं, अपने भाषा में भी इसे लिख सकते हैं कि जब हम लोग आपतित किरण को विरल से सघन में भेजते हैं तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और फिर सघन से विरल में भेजते हैं तो वो अभिलंब से दूर हटती है। तो जो आपतित किरण है उसका पथ तो कि कोई और होता है, लेकिन वो अभिलंब की ओर मुड़ जाने के कारण उसका पथ कोई और हो जाता है। और फिर हम लोग सघन से विरल में भेजते हैं तो उसका पथ कोई और होना चाहिए था, लेकिन उसका पथ और कोई हो जाता है। इसी कारण से उन दोनों पथ को देखने पर हमें लगता है कि वो दोनों पथ क्या है, समानांतर है, समानांतर है। इसी कारण से दोनों वो किरण क्या होती है, निर्गत किरण और जो आपतित किरण है वह समानांतर होती है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर 2 तक हम लोग क्वेश्चन को समझ लिए हैं। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंस का प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस को समझाइए। बोल रहा है कि किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंस का प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस को समझाइए। तो हम लोग किरण आरेख की मदद से इसे हम लोग समझेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस तथा द्वितीय मुख्य फोकस कहाँ होता है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो हम ए नंबर में बनाए हुए हैं कि प्रथम मुख्य फोकस उत्तल तथा अवतल लेंस के, मतलब कि प्रथम मुख्य फोकस समझना है कि उत्तल और अवतल लेंस के किरण आरेख द्वारा। किरण आरेख का मतलब हो गया कि नामांकित चित्र बनाकर समझाइए, इसका चित्र बनाकर हम लोगों को समझना है। तो देखिए इसका हम चित्र बनाए हुए हैं, उत्तल लेंस के यह चित्र है और यह अवतल लेंस के चित्र है। तो इन दोनों में समझना है कि इन दोनों में प्रथम मुख्य फोकस कहाँ पर होता है। तो देखिए उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस लेफ्ट साइड होता है और अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस राइट साइड होता है। अब इसका हम आपको परिभाषा बताते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो देखिए उत्तल लेंस का परिभाषा होता है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आती किरण, देखिए किरण जा रही है, आती किरण लेंस से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष, यह मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर, मुख्य अक्ष के यह देखिए समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो जिस बिंदु से वह किरण आ रही है, मतलब कि यहाँ से यह किरण आ रही है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम मुख्य फोकस उत्तल लेंस के। क्या बोलेंगे, उसी को प्रथम मुख्य फोकस उत्तल लेंस के। यह क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि बाएं साइड की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, ऋणात्मक। अब देखिए अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस समझते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा हम आपको बता देते हैं कि इसका परिभाषा होता है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु के दिशा में आपतित किरण लेंस से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो वह जहाँ से वह किरण जिस बिंदु के तरफ आपतित हो रही है, यह किरण देखिए जिस बिंदु की तरफ आपतित हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस।
अवतल लेंस के क्या बोलेंगे, प्रथम मुख्य फोकस। इसके दिशा में यह किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम मुख्य फोकस अवतल लेंस के। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि प्रथम मुख्य फोकस किसे बोलते हैं, उत्तल और अवतल के। अब इसके बी नंबर में बनाए हैं कि द्वितीय मुख्य फोकस उत्तल तथा अवतल लेंस के। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि द्वितीय मुख्य फोकस उत्तल और अवतल लेंस। अब इसे नामांकित चित्र से समझ लेते हैं। तो देखिए इसका नामांकित चित्र भी बनाए हैं, और देखिए आपको हम बता देते हैं कि उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस जो होता है वह धनात्मक होता है, और अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस ऋणात्मक होता है। तो अब इसका हम आपको परिभाषा बताते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस का परिभाषा होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण लेंस से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस बोलते हैं। तो ये समझ में आया होगा आपको, और यह धनात्मक होता है। अब अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस समझते हैं। तो देखिए अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण लेंस से परावर्तन के बाद लेंस से परिवर्तन के बाद वह अपसारित हो जाती है। लेंस से परिवर्तन के बाद क्या हो जाती है, अपसारित का मतलब कि फैल जाती है। तो वह जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, अपसारित होने के बाद यह किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ से यह दोनों किरण आती हुई प्रतीत हो रही है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस बोलेंगे, और यह ऋणात्मक होता है। आशा करते हैं कि द्वितीय मुख्य फोकस आपको समझ में आया होगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किरण आरेख द्वारा एक उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब को दर्शाएं जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो। बोल रहा है क्वेश्चन कि किरण आरेख के द्वारा उत्तल लेंस के बने प्रतिबिंब को दर्शाइए जो फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित हो। तो हम लोगों को किरण आरेख द्वारा इसे दर्शाना है, जो कहाँ पर स्थित है, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच वस्तु। तो हम यहाँ पर इसका चित्र भी बनाए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। तो कहाँ पर बोला है वस्तु को रखने के लिए, प्रकाश केंद्र यह होता है उत्तल लेंस के, और यह प्रथम मुख्य फोकस होता है। तो इसके बीच में जो यह वस्तु स्थित है, इसे यहीं पर हम लोगों को वस्तु को स्थित करना है। तो आपको पता होगा कि एक किरण को हम लोग कहाँ से ले जाते हैं, फोकस से। यहाँ से 2 किरण धरना है, आपको लेना है, एक किरण को फोकस से ले जाना है। तो देखिए यह किरण यहाँ से जाएगी और परिवर्तित होकर यह कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, और दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, प्रकाश केंद्र से। तो जब प्रकाश केंद्र से गुजारेंगे इन दोनों किरण को, तो यह देखिए दोनों किरण क्या हो रही है, फैलती जा रही है। तो इधर तो मिलने की कोई संभावना नहीं है, तो देखिए इसको पीछे मिलने का संभावना है, और पीछे यहाँ पर मिली भी है। तो यहीं पर मिलेगी, तो इसका कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, जो फोकस है इसके दुगनी दूरी पर बनेगा। फोकस के दुगनी दूरी पर मतलब कि 2f1 पर बनेगा प्रतिबिंब। 2f1 और f1 के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है। फोकस की दुगनी दूरी के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है। जो वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा होता है। जो वस्तु है उसकी तरह ही सीधा प्रतिबिंब बनता है, और जिस साइड वस्तु स्थित रहती है उसी साइड जो प्रतिबिंब है वह भी बनता है। तो आशा करते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल लेंस से किस दूरी पर एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए कि समान साइज का वास्तविक प्रतिबिंब बने, इसे किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। देखिए बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस के किस दूरी पर एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए कि समान साइज का प्रतिबिंब बने। समान साइज का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा भी है समान साइज। समान साइज का मतलब हुआ कि जो वस्तु है उसके बराबर प्रतिबिंब बने और वास्तविक प्रतिबिंब बने। वास्तविक का मतलब होता है कि वह प्रतिबिंब जो है वह काल्पनिक नहीं बने। काल्पनिक का मतलब कि वह प्रतीत होता है, मिला हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में जहाँ पर वह प्रतिबिंब बनेगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। इसे किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। बोल रहा है कि इसे किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। तो चलिए हम लोग इसे किरण आरेख द्वारा दर्शाते हैं। तो हम पहले से दर्शाए हुए हैं, आपको समझा देते हैं। तो देखिए कहाँ पर वस्तु को रखना है,
आपको 2f1 पर, मतलब कि फोकस के दुगनी दूरी पर अगर हम लोग वस्तु को रखेंगे तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा इसके बराबर प्रतिबिंब बनेगा, जो वस्तु है उसके बराबर प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यह आता हुआ देखिए किरण प्रतीत नहीं हो रहा है, यह वास्तव में यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए यह वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। तो देखिए, और हम आपको बता दें कि ये जो वस्तु है इसके अपेक्षा जो प्रतिबिंब है वो उल्टा होगा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको वस्तु कहाँ पर रखना है, वस्तु को 2f1 मतलब कि फोकस के दुगनी दूरी पर, और जो प्रतिबिंब बनेगा वह द्वितीय मुख्य फोकस के दुगनी दूरी पर बनता है। द्वितीय मुख्य फोकस मतलब कि 2f2 पर प्रतिबिंब बनता है। तो आपको समझ में आया होगा 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किरण आरेख की सहायता से अनंत और फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच रखी गई वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित कीजिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अनंत और फोकस की दुगनी दूरी के बीच रखी कोई वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का निर्धारण कीजिए। तो चलिए रख कर देखते हैं हम लोग फोकस और अनंत के बीच, फोकस के दुगनी दूरी के और अनंत के बीच। तो देखिए फोकस ये है और ये फोकस की दुगनी दूरी है, इसे इसलिए 2f1 लिखा जाता है क्योंकि यह फोकस की दुगनी दूरी है। और यह फोकस की दुगनी दूरी के बाद के सभी स्थान क्या होते हैं, अनंत में आते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो यह क्या हुआ, यह फोकस की दुगनी दूरी और अनंत के बीच में वस्तु स्थित है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो यह प्रतिबिंब जो बनेगा वह द्वितीय मुख्य फोकस उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस तथा द्वितीय मुख्य फोकस की दुगनी दूरी के बीच में प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पर बना है इस वस्तु का प्रतिबिंब। यहाँ पर अगर हम लोग कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब जो होगा वह उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब कि देखिए यह प्रतिबिंब सीधा, वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब जो बना है वह उल्टा बना है। और हम आपको बता दें कि वस्तु से जो प्रतिबिंब बनेगा वह छोटा बनेगा। तो आशा करते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय का। तो देखिए यह क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं अवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया का स्पष्ट आरेख खींचे। बोल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं अवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया को स्पष्ट आरेख खींचकर दर्शाइए। तो हम लोग इससे स्पष्ट आरेख द्वारा दर्शाएंगे। तो चलिए हम पहले से खींचे हुए हैं, आपको समझा देते हैं कि आपको कैसे खींचना है इसको। तो देखिए आपको एक वस्तु को कहाँ पर रखना है, जब हम लोग वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक और अवर्धित बनेगा। जो वास्तविक और अवर्धित कह रहा है तो वास्तविक का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा वास्तविक बनेगा। मतलब कि यह दोनों किरण कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी, कहीं ना कहीं यह किरण क्या होंगी, जाकर मिलेंगी। तो जो प्रतिबिंब बनेगा अवर्धित का मतलब कि वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये जो वस्तु है इससे बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो हम आपको बता दें कि वस्तु से बड़ा इसलिए प्रतिबिंब बनेगा कि यह किरण देखिए बहुत दूर मिलेगा, इसलिए इसे हम आगे तक नहीं खींचे हैं क्योंकि यह किरण है जो बहुत दूर मिलेगा। तो यह प्रतिबिंब जो है, यह जो प्रतिबिंब है यह कहाँ पर बनेगा, अनंत में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब होगा वह उल्टा होगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको कहाँ पर वस्तु को रखना है, F1 पर रखना है। कहाँ पर, F1 पर रखेंगे तो वह जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक और अवर्धित होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए ही इतना मेहनत किया जाता है इस चैनल पर। आप जो बोलेंगे आपके लिए वे पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। आपका जो डिमांड होगा वही किया जाएगा इस पर। तो चलिए
अंत तक वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।